मनी मैटर जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी अरुण वर्मा। ये शो खास हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए है और आज की थीम रहेगी टैक्स प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है टैक्स सेविंग। अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो तरीका बेहद आसान है। करना आपको सिर्फ ये अपने मोबाइल के राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकती हैं। हमारा ईमेल ID है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें ताकि आपका सवाल हम अपने अगले शो में शामिल कर सकें। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हर्षवर्धन रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हर्षवर्धन। और आज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले बात यहां पर करना चाहेंगे टैक्स प्लानिंग की। जनवरी से लेके मार्च, ये जो 3 महीने रहते हैं काफ़ी क्रूशल होता है। इस वक्त काफ़ी सारे लेट इन्वेस्टर्स अब अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं। आपसे हम ब्रीफली जानना चाहेंगे क्या क्या ऑप्शंस हैं और साथ ही इस वक्त अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स चूज करते हैं तो ऐसे में किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। नए साल की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पल्लवी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत अच्छी शुभकामनाएं। पल्लवी, आपके इस सवाल का जवाब देने, ये सही है कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च में हम बहुत देखते हैं कि काफ़ी इन्वेस्टर्स एकदम रश में लास्ट मोमेंट इन्वेस्ट करने आते हैं और यही एक सबसे बड़ी गलती है कि वो कई बार हेस्ट में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ऐसे कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं जिनकी ज़रूरत उनको होती नहीं है। तो पहले हम बात कर ले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ATC में। पहला है PPF। इसमें आप अपना जो वॉलंटरी PPF जो PF जो अपने सैलरी में से डिडक्ट होता है, या आप जो कंट्रीब्यूशन एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करते हैं, ये दोनों उसमें लागू होता है। इसमें एक्सेप्टेड है एज अ इन्वेस्टमेंट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक 5 इयर्स बैंक FD, ये भी ATC में क्वालिफाई होता है। स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए, टैक्स बेनिफिट्स के लिए किया गया है। आप इंश्योरेंस का प्रीमियम, अगर कोई भी पॉलिसी पास्ट में भी आपने ले रखी है, उसका भी प्रीमियम जो आप भरते हैं वो इसमें एक्सेप्टेड है। आपके जो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ATC में एक्सेप्टेड किया जाता है। आपके और भी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप प्रीवियसली कंटिन्यू कर रहे हैं, NSE का एक एस्पेक्ट ये है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो आपने अगर पहले ले रखे हैं उसका अक्रूड इंटरेस्ट भी ATC में एक्सेप्ट किया जाता है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। आपके अगर बच्चे हैं अप टू 2 चिल्ड्रन, आप जो स्कूल की ट्यूशन फीस भरते हैं वो भी एक्सेप्ट किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट्स अंडर ATC। आपका जो दूसरा सवाल था कि इसमें एट दिस मोमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलती इन्वेस्टर्स को नहीं करनी चाहिए। पहली बात यह है कि क्योंकि इन्वेस्टर एकदम लास्ट मोमेंट है, उनकी अगर कोई सैलरी का जो डिक्लेरेशन करना होता है वो डेडलाइंस पास में होती हैं, तो कई बार हमने नोटिस किया है कि इन्वेस्टर्स किसी से भी सलाह ले लेते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए कन्वीनियंटली इन्वेस्ट करने के लिए होता है वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ये ध्यान नहीं देते कि उनके गोल्स जो पहले उन्होंने बनाए थे, अगर आप पैसे अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कितने साल के लिए लॉक इन होगा, क्या आपको हर साल उसका कमिटमेंट है। एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है ELSS में, जो ATC में है, वो है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये सबसे शॉर्ट टेन्योर है जो 3 साल का लॉक इन होता है, बट बिकॉज इट इज़ इक्विटी, आपको नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि अप्रैल से ही शुरू करें और SIP के जरिए करें। बट हमने ये बहुत अक्सर देखा है कि लास्ट मोमेंट आने से ये सारी जो प्लानिंग होती है, सारे जो फंडामेंटल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, सब एक साइड हो जाते हैं और आपका सिर्फ एक उपदेश रहता है, वो है कि जाके आप टैक्स बचा लें। पहली बात अगर इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी है ये है कि कोई भी डिसीजन आप अभी भी लें तो हेस्ट में ना लें। आपके पास वक्त है, अभी हम जनवरी में हैं, आपके पास फरवरी और मार्च पूरा 2.5 मंथ्स अभी भी बाकी हैं। आप डिसीजन जो भी लें सोच समझ के लें और एडवाइस लेके लें। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, नंदिनी पारेख है मुंबई से। नंदिनी, पूछिए अपना सवाल, टैक्स से जुड़ा हुआ क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है, मेरी बहू ने मुझे 10 अलग अलग कंपनी के शेयर डीमैट अकाउंट थ्रू गिफ्ट किए हैं जी, जिसकी वैल्यू तकरीबन 80,000 होती है जी। और इस ट्रांजैक्शन में क्या हम दोनों में से किसी को भी गिफ्ट टैक्स लग सकता है?
चलिए, आपका जो सवाल है ईमेल के जरिए भी आपने शेयर किया था। हर्षवर्धन, आपने सुना होगा, अभी नंदिनी ने जो भी मेंशन किया है, ये कुछ महीनों पहले की बात है। इनकी जो डॉटर इन लॉ है उन्होंने इन्हें ये शेयर्स गिफ्ट किए थे। क्या प्रोविजन है आईटी एक्ट के अंदर और इनको क्या किस तरह की टैक्स लायबिलिटी इनके ऊपर रहेगी? इनकम टैक्स की धारा 56 में बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जो भी गिफ्ट आपको अगर एक रिलेटिव से आता है तो ये टैक्स फ्री होता है। रिलेटिव का डेफिनेशन भी इनकम टैक्स एक्ट में दिया गया है। अगर हम वो डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें तो आप इन्होंने जो इनकी बहू ने इन्हें गिफ्ट दिया है वो टैक्स फ्री होगा। अगर ये भी अपने बहू को गिफ्ट देती है वो भी टैक्स फ्री होगा। सो नंदिनी जी, आपको इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये टैक्स फ्री आपके नाम पे आपको मिल चुका है। सिर्फ एक टैक्सेशन पार्ट जो आपका सेकंड जो कंसर्न होगा वो ये है कि आपको जो इनकम टैक्स अभी के एसेट आपकी है, टैक्स फ्री आपके हाथ में है, इनकम टैक्स का कोई भी इम्प्लीकेशन आपकी बहू ना ही आप पे है। जब आप ये शेयर्स बेचेंगी तब डिपेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करता है जब उन्होंने आपकी बहू ने ये शेयर्स खरीदे थे। तो अगर उनका 1 साल के ऊपर उसके पहले अगर उन्होंने खरीदा था तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अगर 1 साल के भीतर है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। सो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव से जो डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बहू की डेट का माना जाएगा। जी हर्षवर्धन, यहाँ पर जैसे आपने मेंशन किया कि ये दोनों मदर इन लॉ एज वेल एज डॉटर इन लॉ के यहाँ पर बात हो रही है, दोनों रिलेटिव के अंडर आते हैं। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव की तरफ से हमें कोई गिफ्ट मिलता है, यानी कि अगर किसी फ्रेंड से हमें गिफ्ट मिलता है, ऐसे में क्या प्रोविजन और क्या लिमिट है, कब तक कितने तक की छूट मिल सकती है? पर अगर आपको कोई भी गिफ्ट अपने नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, जो एज पर द डेफिनेशन अगर नॉन रिलेटिव हैं, तो अप टू 50,000 रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स फ्री है। सो अगर आप 50,000 के ऊपर का अमाउंट लेते हैं तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, अगर 80,000 का गिफ्ट एक फ्रेंड से मिला है तो ऐसा नहीं है कि अप टू 50,000 फ्री है और 30,000 टैक्सेबल होगा, पूरा 80,000 आपका टैक्सेबल हो जाता है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। सो अप्रैल टू मार्च तक में पीरियड में 50,000 रुपीज, अप टू 50,000 रुपीज टैक्स फ्री है, अबव 50,000 टैक्सेबल है। जी, और इस केस में अगर हम बात करें, जैसे नंदिनी का जो सवाल था, इनके केस में ये टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि ये क्लोज रिलेशन में आते हैं, मदर इन लॉ एज वेल एज डॉटर इन लॉ। और अगर इनकी डॉटर इन लॉ ने भी इनको जैसे गिफ्ट किया था इस केस में, लेकिन अगर वाइस वर्सा देखा जाए, अगर ये भी उन्हें गिफ्ट करती है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। हर्षवर्धन, राइट? एब्सोल्युटली ये टैक्स फ्री होगा। अगर हम वाइसा वर्सा भी देखें, अगर मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ को दिया वो भी टैक्स फ्री होता है। इनफैक्ट पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। रिलेटिव नीड नॉट नेसेसरीली मीन कि वो बहुत ही आपके क्लोज रिलेटिव हों। तो अगर किसी को भी एक गिफ्ट का प्रोविजन बिफोर टेकिंग और गिविंग अ गिफ्ट, ये ज़रूरी है कि वो प्रोविजन को बहुत अच्छी तरह समझ लें। उसमें 7 क्राइटेरियाज दी गई हैं और वो 7 क्राइटेरियाज ये डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बना लेते हैं। सो इसे बहुत स्ट्रिक्टली रिलेटिव को टर्म में बहुत क्लोज रिलेटिव समझना ज़रूरी नहीं है। जी, और साथ ही इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करें तो नंदिनी ने हमसे शेयर किया था ईमेल के जरिए कि ये 6 मंथ्स पहले उन्हें शेयर्स गिफ्ट हुए थे, यानी अब जो इन्हें मुनाफा मिल रहा है वो इनकी इनकम में जुड़ेगा और उस पर किस तरह से टैक्स लगेगा जो मुनाफा ये कमा रही हैं? वो अगर 6 मंथ्स पहले लिया गया है उनकी बहू के द्वारा, तो 6 महीना पहले ये कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज विल बी 6 मंथ्स बिफोर, ना कि ऑन द डेट जिस दिन उनको गिफ्ट मिला है। तो जिस दिन उनकी बहू ने परचेज किया है वो उन्हें ध्यान रखना होगा, वो डेट उन्हें आइडेंटिफाई करनी होगी। अगर वो 1 साल के अंदर है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, और 1 साल के आगे है मोर देन 1 ईयर तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा। सो डेट ऑफ परचेज इज अ डेट ऑफ ओरिजिनल परचेज बाय द डॉटर इन लॉ, और जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी उनकी डेट का माना जाएगा, ना कि ऑन द डेट ऑफ द गिफ्ट। जी, सो ये दोनों चीजें उनको ध्यान रखनी होगी। कुछ और भी टैक्स से जुड़े हुए सवाल इस शो पर हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ब्रीफली जानना चाहेंगे, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो कुछ और सवाल शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन और बात हो रही है टैक्स प्लानिंग की। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे गेस्ट हर्षवर्धन रुंगटा ने आपको बताया था क्या क्या विकल्प हैं आपके सामने और कहां कहां आप इस वक्त निवेश कर सकती हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं, कनु है ये दिल्ली से। कनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाह रही हैं आप? हाय पल्लवी, मेरे को म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है एंड स्पेशली लाइक 3 मंथ्स रह गए हैं,
तो मुझे टैक्स सेविंग पर्पस के लिए मैं कैसे कर सकती हूँ? कोई खास विकल्प आपने सोचा है? किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं? फिलहाल ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच चलिए, रही हूँ। बिल्कुल आपको हमारे एक्सपर्ट राय देंगे। हर्षवर्धन, जैसे आपने अभी सुना और आपने ब्रेक पर जाने से पहले भी ELSS का जिक्र यहाँ पर हुआ था, और जैसे कि हमारी कॉलर ये जानना चाह रही है कि अब सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं टैक्स डिक्लेरेशन में, ऐसे में क्या लमसम इन्वेस्ट करना इसमें ठीक रहेगा या कोई बेटर ऑप्शन है इनके पास? नहीं कनू, एक्चुअली आपने एक राइट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड आप जो होल्ड कर सकते हैं 5 साल के ऊपर होल्ड कर सकती हैं, तो ELSS एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको इक्विटी का बेनिफिट मिलता है और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। सिर्फ एक बात है कि हम जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो ये नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, इक्विटी था वॉलेटाइल, सो आप अगर एक ब्रेकअप में इन्वेस्ट करें इक्विटीज में तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि आपको एक एवरेजिंग होते रहता है, एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको फ़ायदा मिलता है। सो क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने बाकी हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ELSS में बेशक इन्वेस्ट करिए। सिर्फ इतना करिए कि आपके पास आप जनवरी, फरवरी और मार्च में पैसे को डिवाइड करके हर महीने में एक इंस्टॉलमेंट आप 3 महीने में भरिए, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट करना है। सिर्फ ध्यान रखिए आगे जाते हुए अप्रैल ऑनवर्ड्स आप ये टैक्स प्लानिंग थोड़ा जल्दी कर लें और अप्रैल से इसको इंस्टॉलमेंट बना के करेंगे तो आपको 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट में आप मार्केट में एंटर करते हैं। वो एक ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है रादर देन पुटिंग इवन इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। और अगर आप थैंकफुली जनवरी में आए, अगर आप मार्च में आते हैं तो शायद आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करना होता। तो अभी भी आप ELSS में करिए, सिर्फ आप उसके 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो ये एक अप्रोच आप ले सकते हैं। कनू, हर्षवर्धन, आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, DTC के ऊपर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। इस साल भी इसके लागू होने के एक्सपेक्टेशंस कम है। ऐसे में ELSS में फ़िलहाल आप जैसे बता रहे हैं ये इसमें चुनाव कर सकती हैं, लेकिन आगे चल के DTC लागू होने पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है इनके इन्वेस्टमेंट पर? देखिए पल्लवी, आपने सही बताया। DTC में जो ड्राफ्ट जो उसका गाइडलाइंस है, ड्राफ्ट उसका जो बना है उसमें यह है कि ELSS को टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिला गया है ATC में। लेकिन हमने अभी इन दिनों ये भी ना डेवलपमेंट देखा है कि ELSS को एक सेपरेट कैटेगरी बना के उसमें टैक्स बेनिफिट देने की बातें चल रही है। ये सब तो जब आगे जो अनवील होगा वो तब की तब हम डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में ELSS को ATC का बेनिफिट है। जब तक DTC लागू नहीं होता है तब तक आपको ATC बेनिफिट्स मिलने वाला है और ATC का जो भी बेनिफिट ELSS को है वो मिलने वाला है। और गोइंग फर्दर अभी मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 में भी आपको DTC लागू होगा। सो अप्रैल ऑनवर्ड्स आप ELSS का फ़ायदा ज़रूर उठा सकती हैं, एटलीस्ट टिल द टाइम इट इज़ अवेलेबल। जब तक आपको बेनिफिट्स मिलता है तब तक आप लीजिए। जी, और साथ ही मौजूदा निवेशकों को क्या ये छूट मिलती रहेगी हर्षवर्धन? नहीं, मौजूदा निवेशकों को जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया आपको वो साल में उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो आपने अभी फाइनेंशियल ईयर 12-13 में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया है। अगर आपका 3 साल लॉक इन होता है, सो नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर उसमें आपको कोई भी फ्रेश टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, वो लॉक इन हो जाता है। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया तो आज आपको ये फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 13-14 में अगर DTC लागू नहीं होता है और ATC का बेनिफिट ELSS को है मिलने वाला है, तो आप जितना नया निवेश करेंगे उसमें आपको मिलेगा और फिर वो फंड आपका लॉक इन हो जाएगा। DTC अगर उसके बाद लागू होता है तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पे नहीं होगा, पास्ट इन्वेस्टमेंट्स पे जो आपको मिल चुका है वो आपसे कोई वापस ले नहीं सकता। जी, हर्षवर्धन, एक और ईमेल आया है शो पर, ये यूलिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने, रजनी है ये बड़ौदा से, रजनी का कहना है कि इनका एक सेविंग्स अकाउंट है ING में और अब इनके किसी बैंक ऑफिशियल ने इनको शायद कांटेक्ट किया था। जानना ये चाह रहे हैं कि अब यूलिप में ये निवेश क्या इस वक्त कर सकती हैं, वो भी टैक्स प्लानिंग के पर्पज से? क्या इनकी अप्रोच ठीक रहेगी? आपको क्या लगता है? पल्लवी, अगर हम जस्ट हम रिवाइज करें जो हमने अभी तक बातें की हैं, ये एकदम जाहिर सी बात है कि ये लास्ट मोमेंट का एक डिसीजन है। अगर वो बैंक में जा रही हैं, बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर ने उनसे कहा है कि आप यूलिप पॉलिसी लीजिए। यूलिप पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं उसमें मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। आपको 5 साल कम से कम कोई भी यूलिप में भी प्रीमियम भरने होंगे और आपका पैसा उस हिसाब से लॉक इन होता है।
अगर लास्ट मोमेंट आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि आप वन टाइम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कोई भी कमिटमेंट ना लें, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके गोल्स के साथ मैप नहीं है, एक हेस्ट में, एक पैनिक में एक डिसीजन लिया गया है। सो एट दिस मोमेंट अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो तो जो वन टाइम नॉन कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसी में फोकस रखें। पीपीएफ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, आपके 5 साल के बैंक एफडीज हैं, ईएलएसएस की हमने बात की, वो फंड, ये फंड है। सो रिस्ट्रिक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स उन्हीं चीज़ों में जिनमें आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता। तो आपने अगर कुछ भी गलती से, अगर आपको ईएलएसएस में करना था और आपने गलती से पीपीएफ में कर दिया तो भी आपका हर साल का कमिटमेंट नहीं बन जाता। आपने अगर यूलिप में कर लिया तो आपको 5 साल उसका प्रीमियम भरना ही पड़ेगा। गलत डिसीजन का आपने एक बार तो कर दिया, बाकी और 4 साल आपको नहीं करना चाहिए। जी हर्षवर्धन, जैसे आपने अभी मेंशन किया, लॉक इन की तरफ ज़रूर हमें अपनी निगाह बनाए रखनी चाहिए। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, बात हो रही है टैक्स प्लानिंग की और काफ़ी सारे सवाल हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर। कुछ ऐसी गलतियाँ जो लोग आमतौर पर करते हैं, कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर और भी कुछ चीज़ें अगर आप ब्रीफली बता सकें, कौन से ऐसे गूफ अप्स हैं जो इस वक्त अवॉइड करने चाहिए लास्ट मोमेंट, क्योंकि ये रहता है लास्ट मोमेंट प्लानिंग होती है। आइडियली अप्रैल से ही लोगों को प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, बट हमने ये ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी लेट लोग शुरुआत करते हैं। ऐसे में किन चीज़ों से बचना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आपने एक चीज़ अगर ढंग से कर ली तो आपके शायद दूसरी गलतियां होगी ही नहीं। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें, आप एक एडवाइस लेके करें और एक प्रोफेशनल की एडवाइस लेके करें। लास्ट मोमेंट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने जो आपके बगल में बैठा हो या आपका कोई कलीग हो या फ्रेंड हो उससे एडवाइस लेनी है। आप एडवाइस एक फाइनेंशियल प्लानर से लीजिए, प्रोफेशनल से लीजिए। अगर आपने वो काम कर लिया तो आपकी बाकी सारी गलतियाँ कोई आपको इफेक्ट नहीं होगा। आमतौर पे यही गलती होती है कि आपके कलीग ने या आपके फ्रेंड ने अगर कुछ लास्ट मोमेंट इन्वेस्टमेंट किया है, हम भी बिना सोचे समझे जाके उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अगर बेसिक गलती अगर कोई आदमी ध्यान में रख ले कि अगर नहीं करनी है तो बाकी और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जी, तो टैक्स प्लानिंग में भी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कोई भी विकल्प चुनने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लॉक इन की तरफ आप ज़रूर ध्यान दें। अगर आप 5 साल के बाद आपको रकम की ज़रूरत होगी तो ऐसे में कोई लंबे लॉक इन वाला प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। टैक्स के ऊपर कुछ और सवालों को इंक्लूड करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स पर। बात हो रही है आज टैक्स प्लानिंग की। एक और ईमेल इस शो पर आया है। अंजू प्रभा है गुड़गांव से। इन्होंने सवाल भेजा है होम लोन के ऊपर। इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 20 लाख का जॉइंट होम लोन लिया है। ऐसे में जानना चाह रही है अब जब इन्हें टैक्स डिक्लेयर करना होगा तो दोनों को कुल कितनी छूट मिल सकती है। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे इंडिविजुअली इनको कितनी मतलब कितना डिडक्शन ये क्लेम कर सकते हैं? वेल पल्लवी, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ द लोन, जितने अमाउंट का उन्होंने लोन लिया है और जो लोन ईच इंडिविजुअल पे कैसे एलोकेट किया गया है, जो प्रोपोर्शन है उनका शेयर इन द लोन, अगर उसी हिसाब से अगर वो ईएमआई का पेमेंट कर रहे हैं तो दोनों को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट है अप टू 1,50,000 रुपीज एवरी ईयर अंडर सेक्शन 24B में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और अगर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, अगर उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली है उसमें वो उन्होंने लीज पे दे रखा है, तो जो भी इंटरेस्ट है पूरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस उन्हें अप टू 1,50,000 ईच आप हस्बैंड वाइफ दोनों क्लेम कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, जो लोन का ईएमआई जो भर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 24B में मिलेगा और जितना प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो अप टू 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80C। तो जो प्रिंसिपल है वो लिमिट 1 लाख की है, उसमें पीपीएफ, इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के 1 लाख है। अलग से 1 लाख फॉर हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है। सो अगर उनका पीपीएफ और इंश्योरेंस और एनएससी वगैरह सब मिला के इनका अगर 1 लाख हो जाता है तो प्रिंसिपल का पेमेंट का वो कोई फायदा उठा नहीं सकती। जी, यानी कि 24B के अंडर ये दोनों ही 1.5 लाख की जो लिमिट है दोनों ही इसको क्लेम कर सकते हैं। यानी हर्षवर्धन, आपका मतलब 3 लाख इनको कुल छूट मिल सकती है। जी हाँ, जो अगर पूरा जो इनका पोर्शन ऑफ ईएमआई है वो पूरे अमाउंट पे इनको ईच इंडिविजुअल को अप टू, अगर इनका इंटरेस्ट कॉस्ट सिर्फ 80,000 रुपीज है तो 80,000, और अगर 2 लाख है तो 1,50,000 तक ही क्लेम जो बेनिफिट है वो इन्हें मिल सकता है फॉर ईच इंडिविजुअल। जी,
एक और सवाल यहाँ एसएमएस के जरिए आया है हर्षवर्धन, ये एजुकेशन लोन के ऊपर है। ममता है पुणे से, ये जानना चाह रही है इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और अब इनकी जो बेटी है जिसके लिए इन्होंने इंजीनियरिंग के लिए लोन लिया था उसका प्लेसमेंट हो चुका है। ऐसे में इन्हें टैक्स डिडक्शन क्या क्लेम कर सकती है और किश्तें इन्हें कब से चुकानी होगी? देखिए पल्लवी, पहली बात जो आप अगर इनकी डॉटर के हिसाब से इन्होंने लोन लिया था, सो जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसी पे आपको सेक्शन 80E में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन्हें ये एक ज़रूरी है कि ये वो लोन में, एजुकेशन लोन में ये को बोरोवर हों। अगर लोन किसी अपने डॉटर के नाम पे और उनके हस्बैंड के नाम पे अगर है, डॉटर एंड द डॉटर्स फादर, और ये अगर पेमेंट करे तो इन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन्हें को बोरोवर होना ज़रूरी है इस लोन में, तब इन्हें इंटरेस्ट का पेमेंट जितना भी होता है उस पर इनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब सिर्फ बात है कि ये रीपेमेंट इन्हें, क्योंकि एक कैंपस ऑफर मिला है, एक कैंपस प्लेसमेंट ऑफर है, जो बैंक का मॉनिटोरियम होता है वो है कि आपको जब से जॉब मिल जाए, आप जब काम शुरू करें उसके 6 महीने के बाद या तो 1 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको ये जो रीपेमेंट है लोन का शुरू कर देना होगा। सो इन हर केस मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्हें सिर्फ एक कैंपस प्लेसमेंट मिला है और इन्होंने जॉब अभी शुरू किया नहीं, क्योंकि 1 साल अभी इनके ग्रेजुएशन को बाकी है। तो जब ये शुरू करेंगे जॉब और जब ये रीपेमेंट करना शुरू करेंगे तब इन्हें वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ना ही नॉट ऑन अक्रूवल बेसिस। तो अगर इनका लोन सिर्फ अभी अक्रू हो रहा है, रीपेमेंट इन्होंने किया नहीं है, तो ये साल ये कुछ भी टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। जब इनकी डॉटर जॉब शुरू करेंगी या जब ये रीपेमेंट करना शुरू करेंगे ऑन एक्चुअल पेमेंट, इन्हें वो टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80E मिलेगा। जी, तो यानी ममता, जब आप किश्तें भरना शुरू करेंगे अब तब से ही टैक्स यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन, और साथ ही आपको इसके सिर्फ ब्याज पर ही छूट मिलेगी, इसके प्रिंसिपल पर कोई छूट अवेलेबल नहीं है। हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। आप देखते रहिए जी बिजनेस।